हेलो, वेलकम दिस क्लास में भी कह रहे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आपने कैदी और कोकिला के 2 एपिसोड अब तक देखे होंगे। उन दोनों एपिसोडों में आपने ये जाना कि पराधीन भारत के जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेजों का क्या बर्ताव हुआ करता था। भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उनके साथ किस प्रकार का बिहेव करते थे। साथ ही इस चैप्टर में आपने ये भी जाना कि कोयल जो दुनिया को मधुरता का संदेश देती है, अपनी मधुर वाणी से दुनिया को मंत्रमुग्ध करती है, वही कोयल आज वेदना के स्वर निकाल रही है। कभी जेलों में बंद, कभी जेल में बंद है, एकाकी और उदास बैठा हुआ है और कालिमामयी आधी रात में कोयल की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। इससे संदर्भित सारी बातों की जानकारी और कोयल और उस कवि के बीच हो रहे संवाद को आपने अब तक जाना, सुना और उसको हृदयस्थ किया। आज हम कैदी और कोकिला के तीसरे भाग की तरफ चल रहे हैं, जहां आपको हम ये बताएंगे कि कोयल से संवाद करते वक्त कवि को लगा कि जैसे कोयल उसके साथ एक प्रकार का कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। हमारी और उसके बीच विषमता है और उस विषमता की बात को सोचकर कवि हृदय उसके प्रति ईर्ष्या के भाव से भर गया, उसके प्रति ईर्ष्या के भाव से भर गया। अब वो सोचने लगा कि जो कोयल इतना आधी रात को यहां पर बोलने के लिए आई हुई है, उस कोयल के दिल में कुछ न कुछ तो चल रहा है, इसलिए उसे द्वेष होने लगा, जलन होने लगा। आइए आज हम ये जाने कि आखिर किन भावना के तहत कवि क्या सोच रहा है, कवि को किन किन बातों पर ईर्ष्या हो रही है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैंने ये अभी दिखलाया है कि कोयल के निवास के आधार पर, कोयल की स्वतंत्रता के आधार पर और दुनिया का वर्ताव क्या है, उस आधार पर उसने अपना चिंतन किया। वो कोयल से कहने लगा कि ऐ कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा लब्भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, उसको रोना है गोना। 3 बातों का चित्रांकन किया कवि ने कि ऐ कोयल, तुम्हें रहने के लिए
लिए हरियाली डाली मिली हुई है, अर्थात तुम्हारा बसेरा हरी भरी डालियों पर हुआ करता है। लेकिन मेरे नसीब में काली कोठरी नसीब है। लेकिन मुझे काली कोठरी रहने के लिए नसीब हुई। कितना अंतर है हमारे और तुम्हारे में। तुम नीले गगन के तले स्वच्छंद रूप से विचरण करती हो। तुम्हारे उड़ने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तुम स्वतंत्र रूप से नील गगन में विचरण करती हो। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरी जो दुनिया है, वो सीमित दायरा है। एक 10 फुट के एक छोटे से कमरे में मैं घुट घुट कर अपना जीवन जी रहा हूं। मेरे कहीं आने जाने पर बंदिशें हैं। हमारे तुम्हारे में तो बड़ी विषमता है। इतने ही नहीं, तुम्हारे गीतों को सुनकर, तुम्हारे मधुर कोच को सुनकर दुनिया वाह वाह करती है। दुनिया तुम्हें शाबाशी देती है। लेकिन यहां तो मेरे लिए रोना भी गुनाह है। यदि मैं रोना भी चाहता हूं तो ये जुल्मी अंग्रेज मुझे रोने भी नहीं देते। हमारे तुम्हारे में कितना अंतर है कोयल। बहुत विषमता है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे बात से आप अवगत हो चुके कि कोयल का निवास हरी भरी डाली है और कवि का निवास वह काली कोठरी है जहां वह बंद है। कोयल नील गगन के तले स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही है और इधर कवि 10 फुट के एक छोटे से कमरे में कैद है जहां उसकी स्वतंत्रता पर बेनी लगी हुई है। कोयल के गीतों को सुनकर दुनिया वाह वाह करती है और इधर कवि का रोना भी गुनाह है। कवि के रोने पर भी पाबंदी है। उसके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। कवि कह रहा है कि देख विषमता तेरी मेरी, देख रही हो हमारे तुम्हारे में कितनी विषमताएं हैं, कितना अंतर है। बजा रही किस पर रणभेरी और उसके बाद भी तुम हमारे लिए युद्ध का बिगुल बजा नहीं आई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं, जो ये तुम हुंकार दे रही हो, जो तुम ये चीख रही हो, चिल्ला रही हो, वेदना के स्वर निकाल रही हो, संदेश देने आई हो, इसका मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहती हो? क्या तुम हमारे दिल में विद्रोह की ज्वाला पैदा करना चाहती हो? तो बताओ मैं क्या करूं? अपनी काव्य रचना में मैं क्या लिखूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। इस कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किस में भर दूं? मोहन, यहां से मोहन से कवि का तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी से है, अर्थात महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने इस देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजाद कराया था, ये आप सब अवगत हैं। सत्य और अहिंसा उनके युद्ध का मूल मंत्र था और वहीं उनके कुछ साथी गरम दल के जो थे वे हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते थे। कवि का उद्बोधन है कि कोयल, आखिर इस प्रकार की बातों को करके, ये चीख करके तुम क्या संदेश देना चाहते हो? क्या हम अपने काव्य लेखन में क्रांति का स्वर भर दें या अपने काव्य लेखन में, अपनी काव्य रचनाओं में महात्मा गांधी जी के पूज्य बापू के
सत्य और अहिंसा के स्वरों को भर दे, प्रेम का संदेश भरे। बता दो तुम कहना क्या चाहते हो। मेरे प्रिय छात्रों, कवि की वेदना, एकाकी और उदास बैठा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कोयल कहना क्या चाह रही है। कोयल के दिलों में जो संताप है, कोयल के दिल में जो पीड़ा है, कोयल के दिल में जो चीख है, उस चीख के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाह रही है। तो हमने ये जाना कि कवि जो एकाकी और उदास है, उसके आसपास जो भी कैदी हैं, उस कालिमा में आधी रात में सो रहे हैं। अकेला अपनी काल कोठरी में बैठा हुआ वह कवि उस कोयल से संवाद कर रहा है। आपने इस पूरे चैप्टर में जिन प्रमुख बातों का अध्ययन किया, मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। कवि और कैदी और कोकिला का जो पहला बिंदु था, एक बार फिर से उसकी समरी हम आपके सामने इस चैप्टर के लास्ट में आपको दे रहे हैं। आज इस कैदी और कोकिला का पूर्ण जो भी इसकी बातें हैं, आप उससे अवगत हो चुके हैं। आइए एक बार पूरे चैप्टर को हम अपने हृदयस्थ में रखें। प्रारंभ जो कवि ने किया है इस चैप्टर का, उस प्रारंभ में आखिर इस चैप्टर का नाम कैदी और कोकिला क्यों पड़ा, अब आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें आप ये लिखोगे कि पराधीन भारत के जेल में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी बंद हैं। अचानक आधी रात को उन्हें एक कोयल का स्वर सुनाई पड़ता है, जिस स्वर को सुनकर उन्हें लगता है कि जैसे कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है। इसी संदेश के भ्रम में उलझे हुए कवि उस कोयल से विभिन्न प्रकार का संवाद कर रहे हैं। कविता के प्रारंभ से लेकर कविता के अंत तक इस पूरे अध्याय में उस कैदी और कोकिला के संवाद का वर्णन किया गया है। कैदी और कोकिला के मौन संदेश का वर्णन किया गया है। प्रारंभ से अंत तक केवल कैदी और कोकिला के संवाद के कारण ही इस चैप्टर का नाम, इस अध्याय का नाम या इस अध्याय का शीर्षक कैदी और कोकिला सर्वथा सटीक है। अब आइए इस चैप्टर की प्रमुख बातों से एक बार फिर हम लोग अवगत हो लें। कविता के प्रारंभ में कवि ने एक कोयल के आगमन को बताया है। कवि देश की आजादी के जुल्म में जेल में अंग्रेजों द्वारा बंद करा दिया गया है। कालिमामयी उस आधी रात को वह जेल की कोठरी में एकाकी और उदास बैठा था कि अचानक उसे एक कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कोयल उस काल कोठरी के जंगले पर बैठकर कूकी।
उसकी आवाज को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको सबसे पहले आपने जाना था कि कवि की प्रतिक्रिया थी कि हमेशा दिन में बोलने वाली कोयल आखिर आधी रात को कैसे बोलने आ गई। ये तो एक असामान्य प्रक्रिया है। कभी कोयल आधी रात को नहीं बोला करती। उसके बोलने का प्रयोजन क्या है? क्या वह हमारे लिए कहीं वह हमारे लिए कोई आजादी का संदेशा तो लेकर नहीं है। यहीं से कवि ने प्रारंभ किया है। उसके आगे बढ़ने पर कवि ने अपने दिल की वेदना बताई है। पराधीन भारत के जेलों में बंद कैदियों के ऊपर अंग्रेज किस प्रकार का अत्याचार करते थे, इसका एक मार्मिक चित्रण कवि ने कोयल के कोय बताया है। आप उससे पूर्णतया अवगत हैं। अगली कड़ी में आपने ये जाना है कि दुनिया को हमेशा ही मधुरता का संदेश देने वाली कोयल के स्वर में जब कवि को वेदना का पुट दिखलाई पड़ा तो उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई। अनेक प्रकार की संभावनाओं ने जन्म लिया। कवि के दिल में किस किस प्रकार की संभावना जगी, ये आपने उसके तीसरे बिंदु पर जाना है कि कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई, कहीं उसे हमारा दर्द देखा तो नहीं गया, हमेशा मधुरता का संदेश देने वाली कैसे इस प्रकार का स्वर बोल रही है, इत्यादि। अगले पायदान पर आपने जाना, जब कविता का मध्य आया है तो आपने ये जाना कि जेलों में बंद कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उनके ऊपर किस किस प्रकार के जुल्म ढाते थे। आप इससे भी पूर्णतया अवगत होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिसमें मैंने आपको 3 बिंदु बतलाए थे। कोल्हू में बैलों की जगह उनका प्रयोग होता था, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे और चरसे में उनका प्रयोग किया जाता था, उनके पेट पर मोटे रस्से बांधकर। ये 3 प्रकार का जुल्म होता था उनका मनोबल तोड़ने के लिए। इससे भी आप अवगत हो गए होंगे अच्छी तरीके से, ये मुझे विश्वास है। आपने ये भी जान लिया होगा कि कवि के दिमाग पर कोयल की वह कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है। इस प्रश्न से भी आप पूर्णतया वाकिफ हो गए होंगे, ये में मुझे विश्वास है। और आज की कड़ी में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इस बात से भी आप आज पूर्णतया वाकिफ हो गए होंगे। आपके दिल दिमाग में इस प्रश्न का समाधान हो चुका होगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। आपको मैंने 3 बिंदु से बतलाया है कि कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है। कोयल के निवास स्थान को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर और दुनिया का उसके प्रति बर्ताव की बात सोचकर कवि को ईर्ष्या हो रही है
क्योंकि इन तीनों चीजों में कवि और कोयल के बीच आपसी विषमता साफ साफ झलक रही है। ये आपने आज जाना। तो इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं वी के राय आज आपसे फिर विदा ले रहा हूं अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।